नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अभ्यास करेंगे उत्तराखंड बोर्ड 2023 के सैंपल पेपर और विषय है हिंदी। हम कैसे अच्छे उत्तर लिखें ये भी जानेंगे। आज की जानकारी ये है कि सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि उत्तराखंड बोर्ड का इस बार जो है वो लैंग्वेज में भी जो आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट वाला भाग है वो 20 नंबर का है और 80 नंबर का सैद्धांतिक यानी थ्योरी प्रश्न पत्र होगा। तो इस संबंध में उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूबीएससी की, उसमें प्रश्न पत्र डाले गए हैं। जो सैंपल प्रश्न पत्र हैं, सैंपल पेपर है, सभी विषयों के ये सैंपल पेपर हैं और उनमें जो नए पैटर्न में जो अंक निर्धारण किए गए हैं उन्हीं अंकों के या नंबरों के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न पत्र बनाकर वहाँ पर अपलोड किए गए हैं, जिसमें से ये हिंदी का प्रश्न पत्र है। और आप देख सकते हैं कि ये सैद्धांतिक 80 नंबर का है और 3 घंटे का ये प्रश्न पत्र है। तो आज हम इस प्रश्न पत्र को अभ्यास करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से और इसका अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकें ये भी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो ये है हिंदी विषय का प्रश्न पत्र कक्षा 10 और ये एक सैंपल पेपर है, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि निर्देश इस प्रश्न पत्र में 8 खंड हैं। क ख ग घ ग च छ ज, ये 8 खंड हैं, 8 भाग हैं इस प्रश्न पत्र के और सभी के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। दूसरा जो निर्देश है वो है उत्तर यथासंभव क्रमवार लिखिए। मतलब कि प्रश्नों के उत्तर एक एक करके, जैसे पहले प्रश्न, दूसरे प्रश्न, तीसरे प्रश्न, इस क्रम में आप लिखिए और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं, यानी अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे खंड का अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब होता है जो हमने पहले पढ़ा नहीं है, यानी या जो पाठ से नहीं है। गद्यांश यानी ये जो दिया गया है। तो नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये गद्यांश आपने सबसे पहले कम से कम 2 बार पढ़ लेंगे इस गद्यांश को और थोड़ा सा इसको समझ लेंगे, इसका सरल जो अर्थ है। यह जो गद्यांश है इसको पढ़कर हमने ये नीचे दिए गए जो 5 प्रश्न हैं इनके उत्तर देने हैं और पहला प्रश्न 2 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर का, कुल 7 नंबर का ये प्रश्न है। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। हिमालय कहने से भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा के अतिरिक्त क्या बोध होता है? इस प्रश्न का उत्तर देखने के लिए हम गद्यांश पर देखते हैं। यानी कि हिमालय कहने से सिर्फ भारत की जो भौगोलिक सीमा है, पर्वत पहाड़ इत्यादि हैं, उनका ही ज्ञान नहीं होता है, बल्कि हिमालय से हम जानते हैं भारत की पवित्रता का बोध होता है। और न केवल ये सिर्फ हिमालय एक पर्वत के रूप में है, बल्कि ये तो देवताओं की आत्मा स्वरूप है, यानी देवताओं की आत्मा माना जाता है। भारत में देवता भी हुए हैं भारत के इतिहास में और उनकी आत्मा स्वरूप यानी हिमालय भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ पर्वत ही नहीं है अपितु ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 2 है, पृथु राजा ने पृथ्वी को क्यों डराया धमकाया? इसका उत्तर है, पृथु राजा ने पृथ्वी को इसलिए डराया धमकाया क्योंकि पृथ्वी बंजर होने लगी थी, प्रजा दुख से पीड़ित होने लगी थी, देवताओं को यज्ञ भाग मिलना कठिन होने लगा था। तब पृथु राजा ने पृथ्वी को डराया धमकाया। प्रश्न 3, हिमालय का बड़प्पन किस रूप में है? तो हिमालय का बड़प्पन केवल नगाधिराज होने के कारण नहीं है, उसका बड़प्पन गंगा जैसी नदियों को जन्म देने के कारण है। प्रश्न है 4, हिमालय कौन सी संस्कृति का अग्रदूत है? इसका उत्तर है कि हिमालय उस संस्कृति का अग्रदूत है जो आत्मदान में विश्वास करती है। अर्थात हिमालय जो है वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और हिमालय से बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं। हिमालय विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों यानी रत्नों से भरा हुआ है और इससे हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। ये हमारी संस्कृति का अग्रदूत है। प्रश्न 5,
उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। यानी कि जो सार देख करके एक टाइटल लिखना है, इसका एक नाम देना है इस गद्यांश का। तो शीर्षक हो सकता है कि हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत का महत्व, या हिमालय पर्वत के निर्माण की कहानी। इस तरह से ये 5 प्रश्नों को समझ करके गद्यांश से भी उतार सकते हैं थोड़ा सा, और अपनी भाषा में भी इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं और उत्तर लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। हिंदी प्रश्न पत्र का दूसरा प्रश्न निबंध का होगा 250 शब्दों में और 8 नंबर का है, जिसमें 2 निबंध दिए गए हैं और इनके टॉपिक्स भी दिए गए हैं, सब टाइटल। तो वो आप देख लेंगे और उन टॉपिक्स पे लिखना है, और साथ ही आप इसमें भाषा स्पष्ट रखें, साफ साफ लिखें और अच्छे अच्छे विचार लिखें। उत्तराखंड के जो परीक्षाएं हुई हैं पूर्व में, उनके जो प्रश्न पत्र हैं उनमें जो निबंध आए हैं, एक बार आप सभी को थोड़ा थोड़ा उनकी जानकारियाँ ले लेंगे, जिससे कि आप अच्छे पॉइंट लिख सकें निबंध में और पूरे नंबर इसमें पा सकें। तो इन टॉपिक्स पे आपको लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम निबंध नहीं लिखेंगे, हम सीधा अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। तो आगे देखेंगे। प्रश्न 3 देखेंगे। जनपद स्तर पर आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छोटी बहन को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अपना नाम क ख ग लिखेंगे। प्रश्न 3 का उत्तर बधाई पत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। वार्ड नंबर 5 नेहरू कॉलोनी देहरादून, दिनांक 2 मार्च 2019 को ये पत्र किया गया है। प्रिय बहन शिवानी, नमस्कार। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होंगी। तुम्हारा 15 फरवरी का पत्र मिला, जिसमें तुमने बताया कि तुमने वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे यह जानकर बहुत हर्ष हुआ। सचमुच हम सब के लिए हर्ष की बात है। ये तुम्हारी कड़ी मेहनत का ही परिणाम है। ईश्वर से कामना है कि वह तुम्हें इसी प्रकार जीवन में सफलता प्रदान करता रहे। प्रणाम। तुम्हारे पत्र के इंतज़ार में, तुम्हारा भाई क ख ग। आप यहाँ पर तुम्हारी बहन भी लिख सकते हैं। अथवा में प्रश्न है, अपने क्षेत्र के किसी समाचार पत्र के संपादक को अपने क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु एक पत्र लिखिए और अपना काल्पनिक नाम रख देंगे क ख ग। प्रश्न का उत्तर है, इसके लिए यहाँ पर एक पत्र लिखा हुआ है। शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए संपादक के नाम पत्र। सेवा में संपादक महोदय नेटीरी गढ़वाल। श्रीमान, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से पेयजल अधिकारी का ध्यान अपने क्षेत्र की शुद्ध पेयजल की आपूर्ति संबंधी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आप समाचार पत्र में मेरे पत्र को अवश्य स्थान देने का कष्ट करेंगे। इस पत्र के माध्यम से क्षेत्रीय जनता की शुद्ध पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति बाधित होना इन दिनों आम बात हो गई है। हमारे क्षेत्र के निवासियों शुद्ध पेयजल न प्राप्त होने के कारण विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो गई है। विभिन्न स्रोत और का पानी शुद्ध नहीं आ रहा। प्रतिदिन सभी लोग स्वच्छ पानी का उपयोग न करने के कारण बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। नदी से आने वाला पानी भी रेत के कणों के कारण शुद्ध नहीं आता है, जिससे पीने के पानी की अत्यंत समस्या हो रही है। इसके कारण सभी परिवार अत्यंत परेशान हैं। शुद्ध पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शुद्ध पेयजल हेतु फिल्टर की उचित व्यवस्था की जा सकती है, जिससे कि पानी में आने वाला खराब कचरा ना आए। महोदय, कृपया करके इस पत्र को अपने समाचार पत्र में अवश्य स्थान दें, जिससे कि हमारी समस्या अधिकारियों तक पहुंच सके और शीघ्र ही हमारी समस्या का समाधान हो सके। दिनांक 20 जनवरी 2023, भवदीय क ख ग। इस तरह से हम
जो ये पत्र है इसको व्यवस्थित क्रम से और सही ढंग से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, खंड गा निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर उसका भेद लिखिए। तो पहला वाक्य है, बालिका गेंद से खेल रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्रियापद है खेल रही है या खेलना, और क्रिया भेद है अकर्मक क्रिया, अकर्मक और समापिका क्रिया। दूसरा है, मछली तालाब में तैरती है। उत्तर है यहाँ पर क्रिया है तैरना या तैर रही है, और क्रिया भेद है अकर्मक क्रिया, समापिका क्रिया। पांचवा प्रश्न है, यथा निर्देश उत्तर लिखिए। लता का स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए वह दौड़ में प्रथम आई। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द छांट कर लिखना है। तो समुच्चय बोधक अव्यय है इसलिए। फिर दूसरा प्रश्न है, चीता तेज दौड़ता है। तो इसमें क्रिया विशेषण छांटना है। तो क्रिया विशेषण है तेज शब्द। फिर प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित कीजिए। मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई। इसी प्रकार से मोहन शतरंज खेलता है। तो मोहन द्वारा शतरंज खेला जाता है। कर्मवाच्य बनाया यहाँ पर हमने, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां, निम्नलिखित का निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। राम द्वारा धनुष मोड़ा गया। इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो राम ने धनुष मोड़ा। दूसरा है, भरत पुस्तक पढ़ता है। इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो भरत द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो जलधि, जलद, नीरधि, अम्बुधि। यहाँ पे नीरद सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 9, और ये खंड घ है क्षितिज भाग 2 का। तो इसमें 2 काव्यांश दिए हुए हैं, उनमें से प्रश्नों के उत्तर छांटकर लिखने हैं। तो हम यहाँ पर दोनों को हल करते हैं। तो आ है बादल गरजो, ये कविता है। प्रश्न 1, कवि को बादल किसके समान लग रहा है। उत्तर है कवि को बादल बच्चे के काले घुंघराले बालों के समान प्रतीत हो रहे हैं। प्रश्न 2, बाल कल्पना से कवि का क्या आशय है। तो उत्तर है बाल कल्पना से कवि का आशय छोटे बच्चों की ऐसी कल्पना से है जो उनके मन में बातों के रूप में पल पल बदलती रहती है। ठीक उसी प्रकार से बादल भी आकाश में हर पल अपना रूप आकार बदलते रहते हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया। प्रश्न 3 है, बादल के किस रूप को निराला ने प्रस्तुत किया है। इसका उत्तर है, प्रस्तुत काव्यांश में निराला जी बादलों को एक कवि के रूप में देखते हैं जो अपनी कविता से धरती को नवजीवन देते हैं, क्योंकि बादलों के बरसने के साथ ही धरती पर नया जीवन होता है। तो ये इसका उत्तर है। अब यहाँ अथवा में ब फसल कविता है। फसल क्या है, ये कविता है। इसका पहला प्रश्न जो है वो है, कवि ने फसल को नदियों के पानी का जादू कहा है। उक्त कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसका भाव समझकर यहाँ पर प्रश्न का उत्तर है, कवि ने फसल को नदियों के पानी का जादू इसलिए कहा है क्योंकि अच्छी फसल के उत्पादन के लिए पर्याप्त पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है और नदियों द्वारा सिंचित भूमि में अच्छी फसल का उत्पादन होता है, इसलिए फसल जो है वो नदियों के पानी का जादू है। प्रश्न नंबर 2, फसल के लिए हाथों के स्पर्श की महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तो फसल को हाथों की स्पर्श की महिमा करने से कवि का आशय है कि फसल के अच्छे उत्पादन के लिए हाथों के स्पर्श अर्थात अत्यंत परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसी परिश्रम से अच्छी फसल का उत्पादन होता है। तो इसलिए हाथों के स्पर्श की महिमा है फसल। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न 3 का उत्तर,
मिट्टी के गुणधर्म से क्या अभिप्राय है? वर्तमान जीवन शैली का मिट्टी के गुणधर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है कि मिट्टी के गुणधर्म से कवि का आशय है फसल उत्पादन करने के लिए उपजाऊ मिट्टी का होना आवश्यक है, और वर्तमान जीवन शैली से मिट्टी के गुणधर्म का वर्तमान जीवन शैली का जो है मिट्टी के गुणधर्म पर वास्तव में बुरा प्रभाव पड़ा है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग हो रहा है, जिससे मिट्टी में फेंककर उसे दूषित हो जाती है, और विभिन्न प्रकार के जो फसल के लिए जो है उर्वरक खादें इत्यादि यूज़ होती हैं, जिससे कि वहाँ की उपजाऊ मिट्टी भी खराब हो जाती है। तो ये विशेष प्रभाव पड़ रहा है। अब हम प्रश्न 10 से जो प्रश्न वाले भाग हैं, यानी जिसमें खूब सारे प्रश्न अब पूछे जाएंगे पेपर में, वो देखते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में जो पूछा गया है उस बात को आप पूरी तरह से अच्छे से लिख पाएँ। और अगर पाठ से संबंधित प्रश्न है तो आप लेखक का और पाठ का या राइटर का या कवि का नाम जोड़ते हुए भी उत्तर लिख सकते हैं, जिससे कि आप कुछ गलत भी अगर उत्तर लिख लेते हैं तो उसमें नंबर आने की संभावना हो। अब प्रश्न 10 है कि भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं तथा भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है? तो श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश को लेकर उद्धव जब वहाँ पर जाते हैं तो गोपियाँ उद्धव को अपने मन का जो क्रोध है वो सुनाते हुए उद्धव को कहना शुरू कर देते हैं, और उद्धव को भंवरा कहते हैं, जो कि काले रंग का है। ऐसे ही विचार लेकर श्री कृष्ण के वो आए थे, इसलिए उनको भी भंवरा कहते हैं भ्रमर गीत के माध्यम से। तो भ्रमर गीत ये एक उस सूरदास द्वारा वर्णित एक भाग है जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। वहाँ पर उद्धव को और श्री कृष्ण को भौरे की तरह कहा गया है, अर्थात भौरे को प्रतीक मानकर उन दोनों को बात कही गई है। तो ये है भ्रमर गीत। तो अब प्रश्न नंबर 2, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन की आभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रश्न का उत्तर है, अट नहीं रही कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वसंत ऋतु के आगमन का सुंदर वर्णन करते हैं और बताते हैं कि वसंत ऋतु के आगमन पर धरती जो ने श्रृंगार कर लिया है, वृक्ष सुंदर सुंदर फूल हमारे प्रकृति में आ गए हैं, पेड़ पौधे नई नई कोंपलें से भरकर हरी हरी पत्तियों से भरकर सुंदर सुंदर से प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार फागुन की आभा यानी सुंदरता का वर्णन यहाँ किया गया है। प्रश्न 3, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित उत्साह कविता में बादल ललित कल्पना, ललित मतलब सुंदर, कल्पना और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। एक तरफ तो पीड़ित प्यासे जनों की जो आशाएं हैं उनको पूरा करने वाला है बादल, और दूसरी तरफ नई सोच नई कल्पना का संकेत करता है, नई क्रांति का। प्रश्न 11, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? उत्तर, आत्मकथ्य पाठ में जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि आत्मकथा लिखकर वह खुद को विशेष बनाना नहीं चाहता है। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता है, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण यानी कोई मजाक न बना ले, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे कि वे अपनी आत्मकथा लिखें और अपने जीवन को दूसरों के सामने प्रचार प्रसार करें। इसलिए छाया मत छूना पाठ के माध्यम से, कविता के माध्यम से कवि अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहता है? प्रश्न 11 का दूसरा, छाया मत छूना कविता के माध्यम से गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि जो बीते क्षण हैं, बीते हुए पल हैं, बीते हुए यादें हैं, उनको उनकी यादों में हमें नहीं जीना चाहिए, बल्कि यथार्थ में जीना ही मनुष्य का सच्चा जीवन है। इसलिए मनुष्य को अतीत यानी अपने बीते हुए बातों को भूलकर यथार्थ में जीना चाहिए।
ये बात इन्होंने यहाँ पर कविता में कही है। अब यहाँ पर प्रश्न 12 जो है एक गद्यांश दिया है और गद्यांश के आधार, ये पठित गद्यांश यानी पाठ से दिया गया है, तो इस गद्यांश को 2 बार पढ़ लेंगे सरल ढंग से और फिर प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो चलिए हम अब प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। प्रश्न 1 है, गंगा स्नान पर जाने का बाल गोविंद भगत का मुख्य अभिप्राय क्या होता है? तो गद्यांश से देखेंगे, बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान करने में उनकी उतनी आस्था नहीं रखते थे, वो इतना मन स्नान करने में नहीं था, बल्कि उनका मन था संत समागम और लोक दर्शन, अर्थात बाल गोविंद भगत संत लोगों से मिलने, उनके दर्शन करने जाते थे। प्रश्न 2, यात्रा पर बाल गोविंद न तो संबल रखते थे और न भिक्षा लेते थे, ऐसा क्यों? गद्यांश के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की जो सोच थी, उनका ये मानना था कि वो जो साधु होते हैं वो किसी का सहारा नहीं लेते हैं और जो गृहस्थ होते हैं वो किसी से भिक्षा नहीं लेते हैं, इसलिए जो है वो अपने आप को साधु समान व्यवहार वो करते थे, इसलिए वो सहारा भी नहीं लेते थे और किसी से गृहस्थ भी थे वो, इसी कारण से वो भिक्षा भी नहीं लेते थे। तो ये आप उत्तर लिख देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो गद्यांश है ये देखेंगे हम, इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो ये गद्यांश जो है ये लिखा हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और ये है स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन इस पाठ से। प्रश्न 1, प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति से उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे। गद्यांश के आधार पर स्त्रियों की जो शैक्षिक स्थिति थी वह काफ़ी उन्नत थी। यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं कि जैसे अत्रि ऋषि की पत्नी जो है कई घंटे तक उसमें पत्नी धर्म पर व्याख्यान देती थी, यानी पढ़ी लिखी थी। फिर पुनः जो है ब्रह्मवादिनियों को हरा देने वाली गार्गी थी और मंडन मिश्र की जो सहधर्माचारिणी यानी जो उनकी पत्नी थी वो शंकराचार्य तक को शास्त्रार्थ में उन्होंने हरा लिया था। अर्थात प्राचीन काल में भी भारत में स्त्रियां पढ़ती थी, लिखती थी और उनकी स्थिति पठन शैक्षिक दृष्टि से काफ़ी अच्छी थी। प्रश्न 2, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पढ़ना पीयूष घूंट, इस कथन से लेखक का क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कथन में जो कुतर्की हैं उनके कुतर्कों का खंडन करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी विभिन्न उदाहरण दे करके, विभिन्न पढ़ी लिखी स्त्रियों के उदाहरण दे करके ये कहते हैं कि ये बात कहाँ तक अच्छी है, कहाँ तक सही है, तर्क संगत है कि स्त्रियां पढ़ें वो कालकूट जहर की तरह और पुरुष पढ़े वो पीयूष या घूंट का घूंट यानी अमृत की तरह फल दे। तो ये कहाँ तक है, ये गलत है। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना ये असंगत है, ये गलत है। स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं और पुरुष भी पढ़ेंगे। अगर स्त्रियां के लिए वो अच्छा है तो पुरुषों के लिए भी अच्छा है, पुरुषों के लिए अच्छा है तो स्त्रियों के लिए भी अच्छा है। यह बात यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कही गई है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 13 का पहला प्रश्न, नेताजी का चश्मा कहानी हमें क्या संदेश देती है? पाठ के आधार पर कह सकते हैं कि नेताजी की चश्मा नामक जो पाठ के माध्यम से लेखक ने देशवासियों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना मजबूत बनाए रखने के साथ शहीदों का सम्मान करने का भी संदेश दिया है। देशभक्ति का प्रदर्शन देश के सभी नागरिक अपने अपने ढंग से कार्य व्यवहार से कर सकते हैं। प्रश्न 13 का दूसरा, संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए कि संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? उत्तर है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसमें उसकी बुद्धि और योग्यता के बल पर जिसने कुछ नई करने की क्षमता हो। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि और योग जितनी अधिक मात्रा में होगा वह उतना अधिक संस्कृत व्यक्ति होगा। यहाँ पर उदाहरण भी दिया है न्यूटन का कि न्यूटन ने इतनी जो नई चीज़ बनाई उसे आज का विद्यार्थी उसे भी बेहतर बना देगा, लेकिन सबसे पहले जिसने बनाया है वही संस्कृत व्यक्ति है। प्रश्न 3, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। प्रश्न का उत्तर है, पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत
कुछ सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, जो इस प्रकार से हैं। पहली है, भगत अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर नहीं खाते थे, उसका विरोध करते थे। और दूसरी है, उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अपनी पुत्र वधू यानी बहू का उन्होंने पुनर्विवाह करने का आदेश दिया, जबकि ये समाज में माना नहीं जाता है, लेकिन उन्होंने किया। प्रश्न 14, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते, क्यों? नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। क्योंकि हालदार साहब एक देशभक्त व्यक्ति थे। चौराहे पर नेताजी की मूर्ति देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई, लेकिन नेताजी की नाक पर संगमरमर के चश्मे की जगह मानवीय चश्मा देखकर उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ। इसलिए वे हमेशा चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारते थे। उन्हें आश्चर्य होता था कि चश्मा रोज बदल जाता है। प्रश्न 14 का दूसरा प्रश्न, एक कहानी यह भी कि लेखिका का नाम बताइए। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन लोगों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, संक्षेप में बताइए। तो इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर है, एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी है, और मन्नू भंडारी के जीवन पर दो लोगों यानी पिताजी और प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। पिताजी के व्यवहार के कारण लेखिका के में हीन भावना पैदा हुई। वह प्रतिष्ठित यानी फेमस होकर भी अपनी उपलब्धियों पर विश्वास नहीं कर पाती थी। जो दूसरा प्रभाव पड़ा वो प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का इस प्रकार से पड़ा कि जागरूक नागरिक बनी वो, और देश प्रेम और सामाजिक जागरूक बन पाई हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, जो खंड डा है कृतिका भाग से। माता का अंचल पाठ के आधार पर माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रकट हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, उत्तर माता का अंचल पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि भोलेनाथ के प्रति माँ बाप का बहुत वात्सल्य था, प्रेम था। पिताजी भोलेनाथ को कंधे पर उठाकर मछलियों को दाना खिलाने के लिए अपने कंधे पर बड़े लाड प्यार से ले जाते थे। वहीं माता जो है बड़े प्यार से अपने बच्चे को कंघी जो है कराती थी और उसे खाना खिलाती थी। इस प्रकार वो अपने प्यार को अभिव्यक्त करते थे। प्रश्न 2, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताइए कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था। उसकी परेशानी को किस प्रकार तर्कसंगत ठहराएंगे। उत्तर है, जॉर्ज पंचम कहानी के आधार पर हम कह सकते हैं कि रानी एलिजाबेथ का दर्जी इसलिए परेशान था क्योंकि रानी भारत के दौरे पर आने वाली थी। रानी कब जो है कहाँ जाकर कौन से कपड़े पहनेगी, किस तरह के कपड़े वो पहनेगी, कैसे कपड़े उसके लिए सिलने चाहिए, इस बात से दर्जी काफ़ी परेशान था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये बात तर्कसंगत है कि वह परेशान था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 3, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था। प्रश्न का उत्तर है, रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ गंतोक शहर लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया है, एकदम शांत सा हो गया है, सब कुछ अर्थहीन सा लग रहा था और लेखिका की जो चेतना थी वो शून्यता को प्राप्त कर रही थी, एकदम खाली। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ। इस पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में वर्णित बाकी जो लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करती है बातें जो लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करती हैं वो इस प्रकार से हैं। संपादक के आग्रह पर या दबाव पर, आंतरिक व्यवस्था के कारण या आंतरिक मन में जो बात है उसके कारण लिखता है लेखक, या प्रकाशन के तकाजे के कारण यानी कितना प्रकाशित करनी, कितनी बुक्स प्रकाशित करनी है उस हिसाब से लिखता है, या आर्थिक स्थिति के कारण लिखता है। तो ये इसके प्रमुख रीज़न हैं, प्रमुख कारण हैं। तो अब जो है वह खंड घ चा है, संस्कृत विनोदिनी वाले भाग, यह इससे 24 नंबर का आता है और बड़ा महत्वपूर्ण है। ये संस्कृत विनोदिनी वाली किताब से इसमें आते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है यानी 16वां नंबर का प्रश्न है, ये गद्यांश है।
इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, अर्थ समझना है और जो दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखने हैं। कोई 3 प्रश्न करने हैं, यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। प्रश्न को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो है ये संस्कृत में जो प्रश्नवाचक शब्द हैं जैसे किम, कुत्र, कति, कदा, ये आने चाहिए, तब आप सरलता से प्रश्न को समझ सकते हैं। और वैसे जैसे प्रश्न पूछा है वैसे ही उत्तर लिखना है पूर्ण वाक्य में। पहला प्रश्न है कि चाणक्य कस्य मंत्री आसीत्। कस्य मतलब किसका, तो चाणक्य चंद्रगुप्तस्य मंत्री आसीत्। दूसरा है चाणक्य कुत्र निवसति स्म, तो आप ऊपर देखेंगे तो एक जगह पे आया है सह एकस्मिन् उटजे निवसति स्म, तो यहाँ पे लिख देंगे चाणक्य उटजे निवसति स्म। फिर है चौराहा किम कृतवन्तः, किम मतलब क्या, तो क्या कृतवन्तः मतलब किया चोरों ने, तो चौराहा किचन चौराहा कंबलानि अपहर्तुं चिंतितवान्, यानी कंबल चोरी करने के लिए उन्होंने सोचा। फिर प्रश्न है चौराहा रात्रो कुत्र प्रविष्टवन्तः, तो कुत्र की जगह पे लिख देंगे चौराहा रात्रो चाणक्यस्य उटजम प्रविष्टवन्तः, ये इसके उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अधोलिखित एक यहाँ पर काव्यांश यानी एक श्लोक दिया है, इससे प्रश्न छांट कर लिखने हैं। सिर्फ 2 प्रश्न पूर्ण वाक्य में हमने छांटने हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो इनका अर्थ आना चाहिए, थोड़ा सा अभ्यास होना चाहिए श्लोक का, जो कि हमने एक वीडियो के माध्यम से बनाया हुआ भी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। नितराम नीचो स्मृति त्वं खेदम माँ कृथा अत्यंत सरसो हृदयो यतः परेशान गुणग्रहीतासि। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फोटो में, जो कि मैंने एक वीडियो में बनाई है। तो कभी कूपम कभी किम खेदम करोति, तो कभी कूपः नितराम नीचा अस्ति इति खेदम करोति। फिर है कभी कूपम किम कर्तुम न कथयति, कभी कूपम खेदम कर्तुम न कथयति। फिर है कूपः कीदृशः अस्ति, फिर है कूपः सरस हृदयः अस्ति। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न 18 है पठित पाठाधारितान 3 प्रश्नान पूर्ण वाक्य में उत्तरता, यानी पूरे वाक्य में 3 प्रश्नों के उत्तर देने, 4 दिए हुए हैं, सिर्फ 3। सत्संगति शब्द से का अर्थ, तो इसका अर्थ पाठ से देने हैं। यहाँ पर जो गद्यांश दिया है ये गलत है, आपको पाठ से देने हैं। तो सत्संगति शब्द से अर्थ भवति सताम सज्जनानाम संगति सत्संगति भवति, यानी सज्जन लोगों की संगति होती है। प्रश्न 2 नृपः कस्मै कंबलानि दत्तवान्, तो इसका उत्तर है नृपः चाणक्याय कंबलानि दत्तवान्। तीसरा प्रश्न है वने विवेकानंदम के अनुगताः, तो वने विवेकानंदम के की जगह पे लिखना है वानराः अनुगताः। प्रश्न नंबर 4 है राजा रघु कस्य पुत्र आसीत्, इस प्रश्न का उत्तर है राजा रघु दिलीप और सुदक्षिणायाः पुत्रः आसीत्। प्रश्न 19 आदोलिखित शब्देषु यथोचित शब्दम केवलम 4 रिक्त स्थानानि पूरयत्, तो केवल 4 यानी 4 रिक्त स्थान भरने हैं। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं, जबकि ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो पर्वतेषु हिमालय श्रेष्ठः, चंद्रगुप्तः मगधस्य नृपः आसीत्, किम किम न, इसके बाद है विद्यालयं परितः पुष्पाणि विकसन्ति, सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्, सज्जनाः। इस प्रकार से आपने इसमें 4 करने हैं। अगला प्रश्न है खंड 6 संस्कृत व्याकरण, तो संस्कृत व्याकरण में 20वां प्रश्न में 4 प्रश्न करने हैं, जबकि 5 दिए हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है। इसमें पहला प्रश्न है संधि कुरुद मधुधन अरि, तो नियम के अनुसार मध्वरी, पोधन इत्र, तो ये अयादि संधि है, तो ये पवित्र बनता है। तो ऐसे ही संधि के अभ्यास के लिए एक वीडियो भी बनाई गई है, आप देख सकते हैं चैनल पर जाके राज हिंदी। के बाद आप दूसरा प्रश्न देख सकते हैं कि संधि विच्छेद करना है। पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, हरे धन अव हरेव पूर्व रूप संधि है, एक में गुण संधि है। इसके बाद समास विग्रह करना, केवल समास विग्रह के लिए आता है, समास बनाने के लिए नहीं आता है। तो धनहीना को अलग करेंगे तो संस्कृत में करना है धनेन हीनः, चक्रपाणी को अलग करेंगे तो चक्र पाणौ यस्य सह, अर्थात कृष्ण, यानी चक्र है पाणी में जिनके, हाथ में जिनके, तो कृष्ण
इसके बाद है इस प्रकार से जो 21वां प्रश्न है, खंड ज वाक्य रचना एवं अनुवाद। इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें 6 शब्द दिए हुए हैं, उनमें से 4 शब्दों में आपने संस्कृत में वाक्य निर्माण करना है। अथवा में दिए हुए हैं 3 वाक्य दिए गए, इनका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले भाग का देखते हैं। तो 6 जो शब्द दिए गए उनमें से आपने पहला अगर करना है तो सह, सरल वाक्य बनाना है, एकदम सरल और शुद्ध वाक्य बनाना है। तो सह पठति या सह पुस्तकम पठति। दूसरा है गमिष्यामि, तो गमिष्यामि उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो अहम गमिष्यामि, तो अहम चाहे ग्रामम गमिष्यामि, सरल वाक्य। रामस्य, तो रामस्य भ्राता लक्ष्मणः, ठीक, या रामस्य माता कौशल्या, ठीक अस्ति। इसी तरह से आसीत मतलब था, बालकः आसीत बालक था। वयम गमिष्यामः या वयम गच्छामः। जिग्रति मतलब सूंघता है, बालका पुष्पम जिग्रति। ये सरल वाक्य आपने बनाना है। इसके बाद है वाक्य जो अनुवाद करने हैं। छात्र विद्यालय को जाएंगे, तो छात्राः विद्यालयम गमिष्यन्ति। लता ने गीत गाया, लता गीतम अगायत, भूतकाल का वाक्य है। गाय दूध देती है, गौ दुग्धम ददाति। इस तरह से पूरा प्रश्न 3 घंटे का है और हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। व्याकरण वाले खंड का अभ्यास कर सकते हैं पुराने पेपर देख करके, पुराने प्रश्न पत्रों से सॉल्व करके, पुराने प्रश्नों का अभ्यास करके, और साथ ही जो संस्कृत व्याकरण है इससे भी आप देख सकते हैं और पूरे नंबर ला सकते हैं। तो ये है संस्कृत का पेपर, हिंदी का पेपर। इसमें एक संस्कृत का खंड है, आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं, नंबर बढ़ा सकते हैं। तो धन्यवाद।